सर्विकल कैंसर वैक्सीन लगवाने के मामले में एक हवा बना हुआ है। इस हवाले से वालिदैन भी परेशान हैं और ख़ुद भी एक अजीब सी कैफियत पाई जाती है। अहम तरीन बात यह है कि मगरिब में 2035 तक उन्होंने ये एस्टीमेट लगा दिया है कि ये ख़त्म हो जाएगा। 9 से 14 साल का जो तयन है ये सोच के किया गया है कि ये वो बच्चियां हैं जिनका अभी तक जिनसी ताल्लुक़ कायम होने का कोई इम्कान भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। AB मीडिया के प्लेटफॉर्म से हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पे आपने एक बहुत ज़्यादा मुहिम सुनी है, बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हैं, बहुत सारे लोग इसका दिफा में और उसके हक़ में मौजूद हैं। वो है सर्विकल कैंसर और इसकी जो वैक्सीन लगवाने के मामले में एक हवा बना हुआ है और बहुत सारी पुरानी वीडियोस जो हैं वो बच्चियों की स्कूलों की वो भी वायरल हैं, जिसको इसके साथ अटैच कर दिया गया है। ऐसा हमेशा होता है, जब भी कोई नया इशू उठता है तो वो पुरानी कोई चीज़ उठा के उसके साथ अटैच कर दी जाती है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है। तो इस मामले में लोगों के अंदर बड़ी एक परेशानी भी है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये खतूत भी आए हैं घरों में बच्चियों को जो है वो वैक्सीनेशन आप करवाएं। इस हवाले से वालिदैन भी परेशान हैं और ख़ुद भी एक अजीब सी कैफियत पाई जाती है। तो इस दौरान हमने सोशल मीडिया पे एक तहरीर पढ़ी, बड़ी जानदार, जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और मारूफ शख्सियत हैं, डॉक्टर उज़ैर अली सुरैया साहब, जो कि माहिर स्पेशलिस्ट कैंसर हैं और अपने शोबे से भी एक यानी कि इंतहा दर्जे के लगाव से और बड़े खुलूस से लोगों का इलाज भी करते हैं और फिर सोशल मीडिया पे अवेयरनेस भी देते रहते हैं। और 2-3 तहरीरें इनकी आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं और देखी होंगी। उन्हीं से ही हम जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। और जो इस वक्त लोगों के अंदर एक हिजान सा पाया जाता है कि हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए अपनी बच्चियों को, तो हमने उनको ज़हमत दी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं और वक्त दिया है आपने। डॉक्टर साहब, असल तो ये सबसे पहले ये बताएं कि ये सर्विकल कैंसर है क्या? जी, सबसे पहले तो सईद भाई इंट्रोडक्शन का बड़ा शुक्रिया। आपने बहुत जो है ना वो हमारे उसमें वो बारे में हवा भर दी, खुशी से फूले नहीं समारे। माशाल्लाह आप करते हैं डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं। तो सबसे पहले तो आपके सारे सवालों का एक शॉर्ट आंसर है। जो शॉर्ट आंसर है वो ये है कि वैक्सीन बिल्कुल लगवानी चाहिए। सही। मेरी बेटी तो कोई नहीं है, मेरी भतीजियाँ हैं, तो उनको मेरे बड़े भाई ने मुझे यही जो सवालात आप लेके आए हैं, जी, ये सवालात कोई पिछले 10 दिनों से मेरे इनबॉक्स में इनकी भरमार चल रही है। फिर इनबॉक्स से बढ़ते बढ़ते मेरे बेडरूम की दरवाजे पे मेरे बड़े भाई ने नॉक करके फिर मुझसे यही सवाल किया, क्या तरतीब लगाई कि जी क्या किया जाए। तो अब मैंने कहा कि अब बात चूँकि घर तक आ गई है, जी, आग घर तक पहुँच चुकी है, तो अब घर तक नहीं, दरवाजे तक, तो इसको ज़रूर एड्रेस किया जाए जिस फोरम पे हम कर सकते हैं। तो शॉर्ट आंसर है यस, कि बिल्कुल इसको लगवाना चाहिए। बिल्कुल। लॉन्ग आंसर जो आपने पूछा है कि ये बला क्या है, सही, और ये कैसे एकदम से ये यकदम कैसे सारी बात आ गई है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि जो ये सर्विकल कैंसर है ये क्या है। जो सर्विकल कैंसर है बुनियादी तौर पे जो ख़वातीन के अंदर बच्चेदानी है, जी जी, बच्चेदानी का जो मुंह है या उसकी गर्दन है, जी, उस हिस्से को सर्विक्स कहते हैं। सही। उस हिस्से का जो कैंसर है उसको सर्विकल कैंसर कहते हैं। और ये जो वैक्सीन है उस कैंसर के बचाव के लिए है कि ये कैंसर ख़वातीन में ना हो। सही। इस कैंसर को कॉज करने में, यानी कि इसके होने का जो मूजिब है एक वायरस है, उस वायरस का नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसको हम HPV कहेंगे, नाम मुश्किल है ताकि आसान हमारे नाजरीन के लिए। HPV को ये वैक्सीन जो आज ये जिसकी ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये उसको ख़त्म करती है। सही। यानी कि उसको जिस्म में उसका नुकसानदेह जो भी अलामात हैं उसको होने से उससे पहले ही, शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देती है। सही। लिहाजा जिस किसी को ये वैक्सीन लगेगी उसके अंदर ये वायरस अपना काम नहीं कर सकेगा। जब ये वायरस अपना काम नहीं कर सकेगा तो उसको सर्विकल कैंसर उस खातून को नहीं हो सकेगा। अब सर्विकल कैंसर क्यों इतना अहम हो गया? क्या लोगों के दिमाग में ये सवाल है, अक्सर मुझे पूछते हैं कि भाई ये इतना अहम क्यों हो गया? ये अभी आज से इतना अहम नहीं है, ये हमेशा से ही इतना अहम है। जो ख़वातीन हैं उनके जो 3
टॉप कैंसर्स हैं जो सबसे कॉमन, उसमें इसका तीसरा नंबर है। सबसे पहला छाती का कैंसर है, दूसरा जो अंडेदानी का है, और तीसरा ये है। सही। अच्छा, अब अहम बात यह है कि जब ये कैंसर इतना कॉमन है और इससे अमवात बहुत ज़्यादा हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इससे बचाया जा सकता है। तो जिस बीमारी से इंसान को बचाया जा सकता है उसके वैक्सीन ना देना ज़्यादती है, जबकि वो ईजाद हो चुकी हो। सही। तो लोग ये सवाल करते हैं कि अब ही क्यों, ये अब से नहीं है। इसकी जो वैक्सीन है ये 2006 से मार्केट में लॉन्च शुदा है। अच्छा। और 20 साल तक जो डॉक्टर्स की मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, जो कैंसर से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने इसके लिए वकालत की है कि इसको ऐड किया जाए। जो आप आम वैक्सीनेशन का पूरा एक रूटीन है जो बच्चों को पैदा होने पे लगाई जाती हैं, सही। उसके अंदर इसका इजाफा किया जाए कि जब बच्ची उस उम्र को पहुँचे तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम का हिस्सा हो कि ये लगनी है। तो हुकूमत ने चूँकि अप्रूवल अब जाके की और उन्होंने बात सुनी अब जाके, तो लिहाजा अभी आप इसको देख रहे हैं कि मुहिम शुरू हुई है। हर चीज़ ने कहीं ना कहीं से तो शुरू होना होता है। तो ये पाकिस्तान में यानी कि इसी महीने, इन्हीं दिनों में शुरू हुई है? इन्हीं दिनों में ही शुरू हुई है। उससे पहले प्राइवेटली अवेलेबल थी, यानी किसी ने निजी तौर पे ख़रीद के लगवानी होती थी तो वो लगवा लेता था, और कई ख़वातीन जो समझदार हैं वो लगवा चुकी हुई थी। अच्छा। अब आप अहम तरीन बात देखिए कि इसके शुरू होने का अब से जो अमल है उसको हम साजिशों के साथ जोड़ते हैं, जबकि हमारी अपनी ज़िंदगी में मैं या आप, हमारे उम्र का वो हिस्सा है जब हम पैदा हुए तो हमारी वैक्सीन्स की जो लिस्ट है उसमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन शामिल नहीं थी। सही। अब हमारे बच्चों को जो वैक्सीन्स लग रही हैं पैदा होते ही उसमें वो शामिल हो चुकी है। हमारे दौर तक चूँकि वो राइज नहीं थी तो लिहाजा हमें वो नहीं लगी, हमें बाद अज़ां लगवानी पड़ी, और हमारे बच्चों को वो पैदा होते से ही लग रही हैं। तो वो भी ऐड हुई हैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे चीज़ें और ईजाद होंगी वो ऐड ही होना उन्होंने, और एक दिन ऐसा आना ही है कि वो पहले नहीं थी और अब आई है। यानी अब ये ऐड हो जाएगी? ये ऐड हो जाएगी। आपका जो आपकी रिसर्च है उसके मुताबिक उसको, और ये ऐड इसको होना चाहिए। तो सवाल का जवाब कुछ ज़्यादा तवील हो गया। शॉर्ट आंसर ये है कि जी लगवानी चाहिए, और इसलिए लगवानी चाहिए कि इस कैंसर से बचाव मुमकिन है इसको लगवा कर। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान में कितना वायरल है ये जो इन्फेक्शन है? पाकिस्तान में इस वक्त बदकिस्मती से हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कोई नेशनल लेवल पे कोई रजिस्ट्री करने के लिए मरीज़ों की कोई इदारा नहीं है। सही है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो तखमीने हैं, उन तखमीनों के हिसाब से और जो मुहतात अंदाज़े हैं उसके मुताबिक तकरीबन हर साल इससे होने वाली 4000 से 8000 अमवात हैं। अच्छा, ये अमवात अपनी जगह पे हैं। आप देखें कि हर साल जो इसके केसेस ऐड होते हैं, उन ऐड होने वाले केसेस की मौत सिर्फ अहम नहीं है, अहम यह है कि मौत तक जो पहुंचते हैं वो बिल्कुल उसका जो रास्ता है वो कितना तकलीफदेह होता है। मुश्किल, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे पाया जा रहा है कैंसर जो कि जिस्म का वो हिस्सा है जो मसाने के भी करीब है, पखाने वाली नाली के भी करीब है। जब ये बढ़ता है तो ये उन दोनों नालियों को भी पकड़ लेता है, और ख़वातीन तहारत से महरूम हो जाती हैं, चूँकि पखाना या पेशाब वो उनके जो जहाँ जिस नाली से बच्चा जना जाता है वहाँ से वो खारिज होने लगता है। ये इसकी लेट कॉम्प्लिकेशंस में शामिल है। फिर बेतहाशा इलाज, शुआएं लगवाना, ऑपरेशन करवाना, उन सब तकलीफ़ों से अगर किसी को बचाया जा सकता है तो ये कैसी नाइंसाफ़ी है कि अगर किसी को बचाया जा सके और उसको बचाया ना जाए। यानी ये तो फिर आपने जो एक बहुत हौलनाक और ख़तरनाक सी चीज़ें बताई हैं, तो उससे बेहतर है कि आप अगर अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये चेक करनी हो तो अलामात क्या हैं इसकी? जो इस कैंसर के होने की अलामात हैं उसमें पेट के निचले हिस्से में दर्द, सही, ब्लीडिंग का होना, और ब्लीडिंग का ऐसे औकात और ऐसे माहौल में होना कि जहाँ उसकी तवक्को ना हो। मिसाल के तौर पे कई ख़वातीन ऐसी हैं जिनका मीनोपॉज हो चुका होता है, यानी कि उनका जो माहवारी का निज़ाम है वो बंद हो चुका होता है, क्लोज़ होने के बाद ब्लीडिंग होती है। कई ख़वातीन को जिनसी अमल के बाद ब्लीडिंग का होना जो कि नॉर्मल नहीं है वो होता है। कई ख़वातीन के अंदर जिनसी अमल इटसेल्फ तकलीफ़देह हो जाता है क्योंकि इसकी वहाँ पे सोजिश बनी होती है। सही। ये अलामात जब लोगों को ज़ाहिर होने लगें और इसकी कोई तौजीह ना सामने आए तो फिर इसके लिए हम फ़ौरन टेस्टिंग की रिकमेंड करते हैं कि इसकी टेस्टिंग की जाए। लेकिन इन अलामात तक जाने से पहले ही अगर इसका सद्देबाब मुमकिन है इसके ज़रिए तो वो रिकमेंडेड है।
जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। सर वजूहात क्या हैं इसकी? ये तो ज़ाहिर बात बहुत सारे ऐसे भी सवालात हैं कि जिन ममालिक में ये ज़्यादा वायरल है वहाँ एक तो ख़वातीन के ज़ाहिर बात वो मर्दों की कोई तादाद फ़िक्स नहीं होती, उनका आना जाना ज़्यादा है, और दूसरा ये कि वहाँ जो तहारत मुसलमान को मुयस्सर है वहाँ मुयस्सर नहीं है। तो अहम बातें इन वजह से उन मुल्कों में ज़्यादा वायरल है, हमारे मुल्क में इतनी नहीं हो सकती। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमारे मुल्क का उनके मुल्क के साथ इस मामले में मवाजना भी बिल्कुल इक्वल नहीं बनता। सही कि इस हवाले से कि वहाँ पे जिनसी आज़ादी और इख्तलात वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो इस वक्त अहम तरीन यानी पहले सवाल का अगर हम जवाब दें कि ये होता क्यों है, जो HPV है वायरस, वो एक शख्स से दूसरे शख्स में जब एंटर होता है, ट्रांसमिट होता है, तो वो जिनसी अमल से होता है। सही। जिनसी अमल से ट्रांसमिट होने के बाद उस वायरस के अंदर ये पोटेंशियल होती है या सलाहियत होती है कि वो ख़वातीन में कैंसर कुछ में कर देगा, कुछ में नहीं करेगा। किस में करेगा, किस में नहीं करेगा, इस बात का फ़ैसला ख़वातीन के इम्यून सिस्टम से, उनके जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है उससे, और चंद एक और चीज़ों से होता है। सही सही। अच्छा, अब हमें नहीं पता कि कौन सी खातून का जो निज़ाम है मुदाफ़ियत का वो इसके ख़िलाफ़ खड़ा हो सकता है, कौन सा नहीं। वायरस की मुंतकिली का जो निज़ाम है, जितना ज़्यादा किसी खातून का जिनसी इख्तलात ज़्यादा होगा मर्दों से, उसमें ज़्यादा इसका चांस होगा। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि अगर किसी खातून का किसी एक मर्द के साथ भी ताल्लुक़ है, लेकिन उस मर्द ने एक से ज़्यादा ख़वातीन, और उनमें भी वो ख़वातीन जो जिनसी तौर पे जिनके मामलात मशकूक हैं उनसे ताल्लुक़ रखा हुआ है, तो वो वायरस वो मर्द, चाहे वो एक ही मर्द के साथ उसका ताल्लुक़ हो, वो भी उसको ट्रांसमिट कर सकता है। अच्छा। अब अहम बात यह है कि चाहे जिनसी इख्तलात हमारे माशरे में मगरिब की सतह का ना हो, लेकिन क्या मैं या आप, मेरा एक बेटा है, लोगों की बच्चियां हैं, बच्चे हैं, आप अपने बच्चे के बारे में तो चलें, हो सकता है कि किसी हवाले से कोई एक श्योरिटी रखते हों, या आपके दिमाग में एक इत्मीनान हो कि यार मेरा बच्चा ठीक है। अपने बच्चों के बारे में तो गुमान सबको अच्छा ही होता है, लेकिन जो उसके साथ आपने बच्चा या बच्ची और लेके आनी है किसी दूसरे की ब्याह के, बिल्कुल सही, उसके बारे में आप उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि उसके माजी में क्या रहा है, और उसकी वेरिफिकेशन का बिल फ़र्ज़ आपके जहन में ख्याल आ भी जाए तो उस पर अमल पैरा कैसे हो सकते हैं? उसका कोई तरीक़ाकार ही नहीं है। किसी आदमी के खलवत में किए हुए किसी काम का किसी दूसरे के पास क्या सबूत हो सकता है? जब आपको पता है कि यार हम ना अपने बच्चे का 100% वेरीफाई कर सकते हैं आने वाले माहौल में, जो आप देखें कि जो माहौल हमारा जिस तरफ को जा रहा है अब यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजों में, हम उसको ज़्यादा ना भी थोड़े को बहुत समझें, ना हम अपने बच्चे का वेरीफाई कर सकते हैं, ना अगले बच्चे या बच्ची का जिसने आना है। जब हम वेरीफाई नहीं कर सकते और हमें पता है कि ये एक रिस्क फैक्टर है इस सारे मामले का, तो बजाय इसके कि हम वो रिस्क लें, उस रिस्क से बेहतर नहीं है कि हम उसको सारे मसले को जड़ से ही ख़त्म कर दें, वो कहानी ख़त्म हो जाए कि यार ये है या नहीं है, जो कुछ भी है अल्लाह गुनाह माफ़ करने वाला है, लेकिन किसी के गुनाह से किसी की ज़िंदगी को बीमारी से महफूज रखने के लिए कोई अगर आपके पास एक आ गई है चीज़, तो उसको आप इस्तेमाल में लाएँ। डॉक्टर साहब, इसमें एक बात बड़ी अहम समझ आती है कि दीन फिर कितना एक सिक्योर करता है आपको कि एक बदकारी आपको कितनी ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार कर सकती है। और सबसे अहम बात यह है कि जिसने वो बदकारी ख़ुद नहीं भी की, वो उसके लिए भी एक नुकसान का मौजूद है। यानी कि कुछ लोग कुछ अर्सा पहले तक ना लोग ये समझते थे या कहते थे कि ये जो बदकारी है ये दो लोगों का एक आपस में होने वाला एक रज़ामंदी से होने वाला एक ताल्लुक़ है, इससे आपको या किसी ABCXYZ को क्या तकलीफ़ है। लेकिन आप ये देखें कि किसी का ये खलवत में किया हुआ काम पूरे समाज पे कैसे असरअंदाज होता है कि कल को ये बदकार लोग जब किसी एक पाक दामन शख्स के साथ भी ताल्लुक़ में आएँ तो उसका भी वो नुकसान कर सकते हैं और पूरे समाज के अंदर जो बीमारी का एक बर्डन है उसके अंदर इजाफे का सबब बन सकते हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात फिर दोहराना चाहूँगा कि इस कैंसर का किसी में होना उसके बद किरदार होने का हरगिज़ सबूत नहीं है, चूँकि ऐन मुमकिन है कि उसने जिससे ये लिया है वो कसूर या गड़बड़ उसकी तरफ से हो। बल्कि अहम तरीन बात यह है कि अगर किसी का कोई कसूर भी ना हो, ये फिर भी हो सकता है, क्योंकि अगर ख़ातून का इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर है
तो ऐन मुमकिन है कि ना उसके शौहर ने ना उसने खुद कभी कुछ ऐसा काम किया हो, लेकिन अल्लाह की तरफ से वो वायरस आया कहीं से और उसने अपना काम कर लिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि बजाय कि जो मरीज़ हमारे पास आ जाता है हम उसके बारे में किसी किस्म की कोई जजमेंट नहीं रखते। इसकी वजह यह है कि हमें नहीं पता कि ये उसके अंदर ये तकलीफ़ कैसे आई, और अगर बिलफर्ज हमें ये पता चल भी जाए उसके बावजूद वो मरीज़ है और वो हमदर्दी के ही काबिल है, लेकिन मरीज़ बनने से पहले ही अगर हम इसका सद्देबाब कर सकते हैं तो वो हम क्यों ना करें। डॉक्टर साहब, ये हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे लोग हैं, टिकटॉकर हैं, जिनको आपने अपनी तहरीर में बड़ी खूबसूरत बात की, जिनको अपना नाम नहीं लिखना आता, वो आकर जो इसके बारे में जानते ही कुछ नहीं है और आकर वो वाज कर रहे हैं कि ये ना लगाएं, ये दुश्मन की चाल है, ये साजिश है, ये भांजपन का तरीका है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? लोगों को क्यों डराया जा रहा है? ये क्यों लोग डर रहे हैं? एक लोगों का या दारू उतारें आप, या उन लोगों का इलाज बताएं जो ऐसा कर रहे हैं, किस बिहाफ पे कर रहे हैं वो? सबसे अहम बात यह है कि लोग डर इसलिए रहे हैं कि डरना एक नेचुरल बात है। असल सवाल ये है कि लोग डरा क्यों रहे हैं? सही है। लोग डरा इसलिए रहे हैं कि डर का जो कारोबार है ना, वो सबसे ज़्यादा चमकने वाला कारोबार है। इस वक्त हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो व्यूज़ की, लाइक्स की, शेयर्स की, सब्सक्रिप्शंस की दुनिया है। बिल्कुल सही। उस दुनिया में किसी ने अपना नाम अगर पैदा करना है तो उसे उसी मौजू को अपनाना पड़ेगा जो सनसनी फैलाता हो, जिसमें डर को बेचा जा सके। क्योंकि जो डर होता है ना वो वायरल होता है, वो एक से दूसरे की तरफ मुंतकिल होता है। किसी एक आदमी को डर लगेगा ना तो वो अपने डर की शिद्दत को कम करने के लिए 10 और बंदों को भेजेगा ताकि उसके साथ मिलकर डरने वाले 10 लोग हों, उसको कंपनी मिल जाए, डर की कंपनी। जी। अब ये जो कंटेंट क्रिएट करने वाले लोग हैं जो डर का कारोबार ये चला रहे हैं, उनमें से अक्सरियत, बल्कि अक्सरियत क्या, मैं समझता हूँ कि शायद 100% लोग वो टेक्निकल इस सारे मामले को, उनको बिल्कुल इसकी अलिफ बे का भी इल्म नहीं है। बिल्कुल सही। अगर उनको इसकी अलिफ बे का भी इल्म होता तो उनको इस बारे में मालूम होता कि अगर ये बांझपन या ये चीज़ें वैक्सीनों में डाल के देनी होती तो वैक्सीनें तो मेरा ख्याल है कि दहाइयाँ हो चुकी हैं कि हम करवा रहे हैं। जी जी। ये चीचक से काम शुरू हुआ था जो आज ख़त्म हो चुका है वैक्सीनों की वजह से ही। पोलियो भी उसके बाद से लेके पोलियो सिर्फ मौजूद चंद मुल्क हैं जहाँ रह गया है। जी जी। अगर ये बांझपन हमें होना होता तो आप समेत, मुझ समेत, इन सब टिकटॉकरों ने भी वैक्सीनें बचपन में लगवाई और पी हुई हैं। इनके घरों में जाके आप बच्चे गिने और वहाँ से आप बांझपन का अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी देखें, वहाँ से आप बांझपन का अंदाज़ा लगाएं, इसके कोई शवाहिद नहीं है। असल बात यह है कि शवाहिद की ज़रूरत ही नहीं है। डर बेचने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक कैमरे की और एक ज़बान की ज़रूरत होती है, वो इनके पास आ गई। बिल्कुल सही है। यानी ये आप पिछली जितनी भी वैक्सीन आज तक ईजाद हुई हैं, हर वैक्सीन पे इस तरह का रौला तो पहले पड़ा ही पड़ा और उसके बाद लोगों ने उसको कबूल किया। पोलियो पे भी ये था, यही रोला था, और इसी तरीके से ये कोरोना पे पोलियो पे आज की तारीख तक यही रोला है। पोलियो की वैक्सीन पे आज की तारीख तक यही रोला है। जो कोरोना की वैक्सीन है उसके बारे में आज की तारीख तक लोगों का ये ख्याल है कि इससे दिल की बीमारियों में इजाफा हुआ है और जो लोग यकदम मर जाते हैं या फौत हो जाते हैं एकदम से दिल की अमराज के सबब, वो कहते हैं कि ये कोरोना की वैक्सीन से हुआ है। जबकि माहिरीन इस बात को रिसर्च से अब बाकायदा साबित कर चुके हैं कि दिल की बीमारियों में इजाफा होने की वजह कोरोना ख़ुद था। कोरोना वायरस खून को मोटा कर देता था, जिसकी वजह से खून की जो बहाव है उसके अंदर तातुल पैदा होता था और तातुल की वजह से क्लॉट्स, और वो जो क्लॉट बनते थे वो दिल के रुकने से लेके दीगर बहुत सारे अमराज का सबब बनते रहे और आज तक बनते आ रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों से जो ये हमारे दोस्त हैं सोशल मीडिया वाले, उनको कोई इससे जो है ना वो लगाव नहीं है। ये उन बातों से लगाव रखते हैं जिन बातों से इनकी बिक्री बढ़ती हो। ये जो बातें हैं ना टेक्निकल, इनको समझना मुश्किल है। ये समझना आसान है कि ये चीज़ ये बांझपन कर देगी, ये एक जुमला बोलना है और आपने 10 व्यूज़ ले जाने हैं, तो लिहाजा ये आसान काम है। यानी कि ये साजिशें फ़लाँ की, ये ऐसे ही फजूल बातें। डॉक्टर साहब, इसका इलाज मुमकिन है? अगर ये कैंसर किसी को हो जाता है और बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाता है तो फिर इसका इलाज मुमकिन है। अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे ज़राए मौजूद हैं, और लेकिन फिर बात वहीं की वहीं आती है कि हमारा मुल्क गुर्बत ज़दा है।
इलाज के लिए अक्सर लोग ताख़ीर कर देते हैं आने में, सही, बहुत देर हो चुकी होती है। और बहुत सारे अमराज की तरह इस मर्ज़ का भी जब हमारे पास बचाव आ गया, जैसे मिसाल के तौर पे आप पोलियो की आप मिसाल ले लें, आप आज से 20-25 साल पीछे चले जाएं तो आपको बहुत सारे लोग मिलते थे जिनकी आप डिसेबिलिटीज़ देखते थे। ऐसा था। अब इस दौर में आके आपको कितने नज़र आ रहे हैं जो बच्चे हैं जो पोलियो से मुतासिर हों। मेरा ख्याल है कि जो नई नस्ल है उसमें शायद कोई आदमी सोचे बैठ के तो उसको कोई जहन में आए, और वो भी मुश्किल है। लेकिन आज से पुराना सोचे तो वाकई बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे जहन में आ जाते हैं। ऐसे ही है। हम चाहते हैं कि एक टाइम ऐसा आए कि सर्विकल कैंसर सिर्फ हमारी याददाश्तों में रह जाए, जैसे पोलियो हमारी याददाश्तों में रह जाएगा। सही है। और ये ज़मीन पे नज़र ना आए। अहम तरीन बात यह है कि मगरिब में 2035 तक उन्होंने ये एस्टीमेट लगा दिया है कि ये ख़त्म हो जाएगा। यानी 2035 में उनका ये टारगेट या एस्टीमेट है कि हम सर्विकल कैंसर को अपनी सरजमीन से ख़त्म कर चुके हों। उन्होंने ये टारगेट इसलिए सेट किया कि इस वैक्सीन के ईजाद होने से लेके आज की तारीख़ तक, इसके ईजाद होने से पहले की जो इसकी शरह थी ना सर्विकल कैंसर की मगरिब में, उसकी निस्बत आज उसका 5वां हिस्सा रह गया, यानी 20%। अच्छा, यानी ये जो फिर उधर यानी कि जिसने बांझपन चेक करना उधर कर लें जी, 20 से 25 साल ये वैक्सीन लगी है वहाँ उन ममालिक में, और इसका कम होते 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 5वां हिस्सा रह गया सिर्फ अपनी ओरिजिनल का। सिर्फ 20% केसेस रह गए अपने ओरिजिनल शरह से, बाकी उन्होंने सारे केसेस ख़त्म कर दिए, नए केसेस। ये जो 20% रह गए, ये भी इसलिए रह गए कि जो वैक्सीन है उसका 90 से 95% इफ़ेक्ट होता है, 5% ऐसे रह जाते हैं जिसमें शायद वो काम ना करती हो। उसके अलावा हर आदमी लगवाता भी नहीं है, कुछ लोगों तक पहुंच भी नहीं सकती। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इसकी कवरेज आम करके 2035 तक वो अपने पास से इस कैंसर को ख़त्म कर लेंगे। हम लोग पहले साजिशों से निपटेंगे, साजिशों से निपटने के बाद 10-12 साल हमें और लगेंगे, फिर उसके बाद हम उनसे हर चीज़ में जैसे 20-30 साल पीछे हैं, इसमें भी शायद हम पीछे रह जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये ख़ास ये आजकल कहा जाता है कि 9 साल से 14 साल तक की बच्चियों को ये वैक्सीन लगाई जाए, ये तयन क्यों है? ये बहुत अहम सवाल है, बल्कि शायद अहम तरीन सवाल है। 9 से 14 साल का जो तयन है ये सोच के किया गया है कि ये वो बच्चियां हैं जिनका अभी तक जिनसी ताल्लुक़ कायम होने का कोई इम्कान भी नहीं है। सही। यानी वो वायरस जिसने फैलना ही जिनसी अमल से है, जिसका जिनसी अमल शुरू हुआ ही नहीं है, इसका मतलब है कि वो उससे कभी एक्सपोज नहीं हुई। ये वो तबका है कि जिसको उस वायरस के जिस्म में एंटर होने से पहले ही उस वायरस से फ़ाइट करने का निज़ाम दे दिया जाए तो कल को उसके इन्फेक्शन होने का चांस ही ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। यानी इसकी आप मिसाल को यूँ समझ लें कि आपको एक ढाल फ्राहम कर दी गई है, अभी आप पे तीर चला नहीं है, वो तीर चलना है। सही सही। जिस उम्र के बाद वो चलना है उस उम्र से पहले का तयन कर दिया गया। बिल्कुल सही। कि इस उम्र वाले लगवा लें, इनको मैक्सिमम एडवांटेज होगा। अहम तरीन बात यह है कि इससे ऊपर की जो उम्र है उनके अंदर भी ये कारआमद है, लेकिन अभी वो हमारा इसलिए बहस का मौजू नहीं है कि वो टेक्निकल हो जाएगा। सही। इससे ऊपर की ख़वातीन के लिए भी ये अच्छी है, उसमें भी हम रिकमेंड कर सकते हैं। कुछ ममालिक में तो 45 साल तक की उम्र तक लगवा सकती हैं ख़वातीन। अच्छा। लेकिन ये वो उम्र है 9 से 14 साल जिसमें इसका बेनिफिट या इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी आपने तो अहम तवज्जो दिला दी है कि 45 साल तक भी लगवा सकते हैं, तो अगर कोई लगवा ले तो हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अगर इस 9 साल से पहले कोई लगवा ले तो? 9 साल से पहले का लगवाने का इसलिए उन्होंने जो तयन किया हुआ है ना, उसके अंदर उन्होंने 2, 3, 4 फैक्टर्स और देखे हुए हैं। वो ये है कि 8 से 9 साल की जो एज है उसके अंदर इम्यून सिस्टम उसकी मेच्योरिटी हो जाती है। सही। वैक्सीन लगवाने के बाद इम्यून सिस्टम अगर अच्छा काम करता है तो फिर उस वैक्सीन से मैक्सिमम हिफाजत होती है। सही। तो जो जिस्म की फैक्ट्री है ना जिसने उसके ख़िलाफ़ ढाल बनानी है, वो फैक्ट्री भी मजबूत होनी चाहिए। तो वो उसके लिए 8 साल का जो एज गैप है कि वो उतनी देर में वो सिस्टम पूरा बन चुका हो, और जब वो बन चुका हो, पूरा अपना मेच्योर हो चुका हो, फिर ये वैक्सीन दी जाए। सब लगवाने के बाद, वैक्सीन लगवाने के बाद कोई जिस तरह कोरोना की वैक्सीन लगवाते थे तो बाद लोगों को बुखार हो जाता था, कोई ऐसी अलामत ज़ाहिर होती है? जी, इसके अंदर कुछ
बच्चियों को जिनकी शरह शायद 5% से भी कम हो, कुछ लोकल उस जगह पे हल्कियों के पट्टे में लगती है, एक आध दिन पट्टे में जब टीका लगता है तो उसकी हल्की फुल्की दर्द रहती है, उस जगह पे थोड़ा सा महसूस होता है कि हल्की सी सोजिश है। कुछ बच्चियों को शायद 99 या 100 तक बुखार भी हो, लेकिन वो 1 से 2 दिन के बाद ये माइनर से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये टल जाते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट ये शो करते हैं कि ये जो चीज़ अंदर गई है, अब जिस्म अपना काम शुरू कर रहा है, जिस्म उसको रिस्पॉन्स दे रहा है, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही। और ये सारे वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हल्की फुल्की, जो आप आम पेनाडोल या कालपोल सिरप है, 1 आध चम्मच से ये चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये वैक्सीन अगर किसी बच्ची को लगवाना चाह रहे हो, स्कूल में नहीं पढ़ती, तो वो वालिदैन लगवाना चाह रहे हैं, तो वो कहाँ से मुयस्सर होगी? इस सवाल का जो जवाब है वो अभी मेरे लम्हे भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो इंदराज होना है ना बच्चियों का, उसमें हो सकता है कि वो स्कूल के अलावा जो दीगर इदारे हैं जैसे मदारिस वगैरह, शायद वहाँ पे भी ये मुहिम शुरू हो और उसके अंदर इंदराज किया जाना मुमकिन हो, और वो किया जाना चाहिए। ये घरों में भी लगाएंगे जाकर? इम्कान मौजूद है, लेकिन पहली जो मुहिम है वो स्कूल से ही शुरू कर रहे हैं, ताकि एक दफ़ा जो पॉपुलेशन बहुत सारी है वो निकल जाए, फिर जब जो बाकी बच जाएं उसको एक एक करके वो टारगेट कर सकें कि इनमें से ये और इनमें से। इसकी वैक्सीन की असल पहचान क्या है? क्योंकि ऐसा जब कोई काम शुरू होता है तो फिर बहुत सारे 2 नंबर चीज़ें मार्केट में आ जाती हैं, तो इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी जो पहचान है ना, वो सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप अभी इस वक्त जब तक ये मुहिम चल रही है तब तक जो हुकूमती इसके नुमाइंदगान और अहलकार हैं ना, जो ये लगा रहे हैं, जो ये बच्चे वैक्सीन लगा रहे हैं, ये सारे वही हैं जो पोलियो के लिए भी आते हैं। सही है। जो टीमें पोलियो की वैक्सीन के लिए आती हैं ना घर घर, ये वही लोगों को उन्होंने मुतहर्रिक किया है, एक ही नेटवर्क है। वही बच्चे हैं, वही बच्चियाँ हैं, जो नर्सें, पैरामेडिक्स, ये सारे वही हैं जो ये चीज़ लेके आ रहे हैं आपके पास। उसके ऊपर बाकायदा वो जो उनके बॉक्सेस हैं उसके ऊपर हुकूमत का लेबल लगा होता है। ये जो वैक्सीन उसमें से ये निकालते हैं वो बाकायदा, अगर आप इनसे कहें तो ये आपको उसका पैकेट भी दिखा देंगे, उसके ऊपर बाकायदा कंपनी का नाम, जो चाइनीज़ कंपनी है, रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में भी अब ज़ाहिर आई है, पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड है, लेकिन वो और कई ममालिक में भी रजिस्टर्ड है और वहाँ पे काम कर रही है। लगभग 50 के करीब ममालिक में वो रजिस्टर्ड है वैक्सीन, और वहाँ पे वो चल रही है सक्सेसफुली। और सबसे अहम बात यह है कि चाइना के अगर हम तैयारे इस्तेमाल करके अपने हरीफ को शिकस्त दे सकते हैं, तो उनकी वैक्सीन से हम कैंसर को क्यों नहीं शिकस्त दे सकते? यानी कि इस पे भी एतमाद करना चाहिए। इस पे भी एतमाद करना चाहिए। अब तो चाइना ने साबित कर दिया है कि उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम मालूमात दी हैं, और इस वक्त हार्ट इशू भी था और इस पर लोगों को ज़रूरत भी थी आपकी रहनुमाई की। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जी नादरीन, आपने गुफ्तगू सुनी है जो बड़ी ही अहम है और ये दूसरों तक भी पहुंचाने वाली है। पहली बात तो ये कि जिस चीज़ का कोई माहिर हो उसी से ही आपको उस चीज़ के मुतल्लिक़ जो है ना वो रहनुमाई लेनी चाहिए। हर टिकटॉकर से या आम बंदे से मशवरा नहीं करना चाहिए। अब किसी ने बिल्डिंग बनानी है तो वो माहिर तामीरात से ही पूछेगा ना, किसी आम बंदे से पूछेगा तो वो ज़ाहिर बात है वो नुकसान करेगा। तो इसी तरीके से दूसरी मिसालें भी दी जा सकती हैं। तो जो माहिर तिब हैं या मेडिकल की जदीद साइंस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, डॉक्टर हजरात हैं, आप उनसे पूछें। किसी भी डॉक्टर से, जो अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे आप पूछेंगे तो आपको वो पूरी रहनुमाई दे देंगे। हमने जो आज आपको मालूमात लेके दी हैं वो कैंसर के ही माहिर तरीन डॉक्टर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको उन्होंने रहनुमाई दी है। अब आपने फ़ैसला ख़ुद करना है कि आपने अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करना है या आपके उनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।